हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट की एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे। मैम चैप्टर 10 प्लीज़ दोबारा समझा दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पर, रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। ये एक शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। इसको सुनकर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट। क्या मतलब है फाइनेंशियल मार्केट का? मार्केट का मतलब तो पता है आपको, जहाँ पे गुड्स परचेज और सेल होते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब परचेज सेल करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी and makes possible the transfer of funds from the savers to investors। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम जो है उसमें से मैं कुछ सेविंग करती हूँ, ठीक है, और कुछ एक्सपेंडिचर। अब वो जो मेरी सेविंग्स होती हैं, एक तो तरीका है कि मैं उसे अपनी अलमारी में बंद करके रखूँ। दूसरा तरीका है कि अगर मैं चाहती हूँ मेरी सेविंग्स डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, मतलब बढ़कर मुझे मिले कुछ टाइम बाद, तो मैं उसे क्या कर देती हूँ? इन्वेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो जो अब मैं इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ जाऊँगी? मान लीजिए मैं बैंक में एफडी करा रही हूँ, तो अब बैंक के पास मैं गई, मैंने अपने पैसे वहाँ जमा कराए, मैंने कहा मुझे एफडी कर दो। अब वो जो मुझे मिलेंगे 4-5 साल बाद वो बढ़कर मिलेंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब मैं कौन हूँ? सेवर हूँ। मैंने अपने पैसे किसको दिए? बैंक को। बैंक कौन है? इंटरमीडिएरी है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब वो पैसे मैं मान लो 5 ईयर्स के बाद मुझे वापस मिलेंगे विद इंटरेस्ट, तो क्या वो 5 ईयर्स तक बैंक वालों के पास ही पड़े रहेंगे? नहीं, वो आगे उसे, मान लीजिए उनके पास कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया लोन लेने, तो वो उसको लोन पे दे देंगे। अब उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो उसमें से मुझे विद इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे। तो अब वो कौन है? इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो वो लोन लिया है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लगा दिया, उससे रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज कर लिए, मशीन्स परचेज कर ली, और जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस करा उसको सेल करके जो उन्हें प्रॉफिट हुआ उसमें से उन्होंने कुछ टाइम बाद विद इंटरेस्ट वो लोन वापस करा। तो अब वो कौन है? वो इन्वेस्टर्स हैं। अब उनके वो इन्वेस्टर्स हो गए, मैं सेवर्स हो गई, और इंटरमीडियरी कौन हो गया? बैंक। तो ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें इंटरमीडियरी एज अ मार्केट है, एज ए इंटरमीडियरी है, मतलब मिडल मैन है ना, और वो क्या करते हैं? फंड्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सेवर से इन्वेस्टर तक। तो बिजनेस नीड्स फाइनेंस। अब जो बिजनेस है ना, जैसे हमने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट है या फैक्ट्री वाले हैं, तो उनका जो बिजनेस है उसमें उन्हें फंड्स चाहिए। किस लिए चाहिए? अपनी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने अभी पढ़ा था, मतलब करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना। तो इन दोनों में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए उन्हें फंड्स चाहिए। तो अब फंड्स लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में। अब वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पर मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं। मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कंसेप्ट व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? Now students, we will study functions of financial markets। Financial markets बहुत important role play करते हैं इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करने में रिसोर्सेज को। सबसे पहला फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन का क्या मीनिंग है? मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट। किसका? सेविंग्स का।
जो भी हम सेविंग्स करते हैं वो हमारी सेविंग्स एज इट इज़ पड़ी रहें, नहीं, वो मूव करें आगे, उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी सेविंग्स को आगे चैनलाइज करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। मतलब आपको पहले भी समझाया था कि जो हमने सेविंग्स करी, हमने जाके मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करी, मान लीजिए हमने एफडी कराई और फिर वो जो हमारा पैसा था वो पड़ा नहीं रहा बैंक में। बैंक में कोई मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उसे लोन की ज़रूरत थी तो वो पैसा उसके पास पहुंच गया। अब उसने लोन लिया, मान लीजिए उसने उससे मशीन्स परचेज़ करी, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसने गुड्स प्रोड्यूस करे, उन्हें सेल करा और जो इनकम अर्न करी उसमें से उसने बैंक का लोन वापस करा विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में आपका वो सेविंग्स लग गई, वो इकोनॉमी में चैनलाइज हो गई, मतलब घूम रही हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स। तो फाइनेंशियल मार्केट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारी सेविंग्स हैं सेवर्स के पास, वो कहाँ तक पहुँचाता है, इन्वेस्टर्स तक। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ऐसा नहीं कि केवल बैंक में ही आप कर सकते हैं एफडी वगैरह, आप इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपका। एंड दस हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स, सरप्लस फंड्स मतलब सेविंग्स, इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। और इस तरह से जो आपका सेविंग्स वाला फंड है, पैसा है, वो आपका इकोनॉमी में घूमता रहेगा और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में जाएगा। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। दूसरा फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट प्ले कर रही है वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल मार्केट में सप्लायर कौन है? हाउस होल्ड्स, हम लोग जो सेविंग्स कर रहे हैं वो सप्लायर्स हैं फंड्स के। और बिजनेस फर्म्स क्या हैं? जो डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है? प्राइस, है ना। आपने पढ़ा इकोनॉमी में कि जो हमारा डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्राइस है इस प्रोडक्ट का। इसी तरह से यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं जो प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर सप्लाई साइड में कौन है? हाउस होल्ड्स। और डिमांड साइड में कौन है? बिजनेस फर्म्स। तो ये दोनों इंटरेक्शन होता है, दोनों फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प करते हैं प्राइस इस्टेब्लिश करने में। किसका प्राइस? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल एसेट, मतलब फंड्स। मतलब अगर आपको लोन लेना चाहिए, लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट बीइंग ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो उसका डिविडेंड, अगर आप डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट। तो कैसे डिसाइड होगा कितना फंड्स का क्या प्राइस? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हेल्प करती हैं और फाइनेंशियल मार्केट है तो ये प्राइस डिस्कवरी भी हो पा रही है। तो इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नाउ थर्ड फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ईजीली हम परचेज सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो हम शेयर्स परचेज या डिबेंचर्स परचेज या सेल नहीं कर पाते। तो ये फैसिलिटी भी फाइनेंशियल मार्केट दे रही है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम इजीली अपने फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी। मतलब अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो भी आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे, अगर आपको शेयर्स सेल करने हैं, आपको कैश की ज़रूरत है ना, लिक्विडिटी, तो भी आप कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट में। इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स तो हैं, शेयर्स तो हैं, बट आपको ज़रूरत है कैश की, तो आप फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहाँ पे जाके अपने शेयर सेल कर सकते हो। आपको कैश की ज़रूरत है, आपको कैश मिल जाएगा। सो दैट दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर रिक्वायर्ड। होल्डर्स ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स
थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। नाउ फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट फंक्शन है कि हमारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। फाइनेंशियल मार्केट हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप देखते रहते हैं टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे बिजनेस न्यूज़ आती हैं, तो वहाँ पर नीचे आपके रेट्स जो है, प्राइस जो हैं चलते रहते हैं कि इसके इतने अप हो गए, इतने डाउन हो गए। तो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? फाइनेंशियल मार्केट देता है। किसके बारे में? सिक्योरिटीज़ के बारे में, जो भी मार्केट में ट्रेडेड हो रही हैं। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है, हमारे एफर्ट्स बच जाते हैं, हमारी खर्चा बच जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है फाइनेंशियल मार्केट से। अदरवाइज उन्हें इतना टाइम, इतनी एनर्जी अपनी सब वेस्ट करनी पड़ती कि कहाँ से पता चलेगा इसके बारे में, कौन बताएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी फाइनेंशियल मार्केट सॉल्व करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। Now students, next topic in this chapter is types of financial markets. स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट अभी आपने पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े। अब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की होती है फाइनेंशियल मार्केट? हमने अगर इसको क्लासीफाई करा तो यहाँ पर 2 टाइप्स की है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम टाइम पीरियड में हो जाती है उसको हम मनी मार्केट में रखेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी लॉन्गर टाइम पीरियड में होती है उन्हें हम कैपिटल मार्केट में रखेंगे, है ना। तो मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो आप मनी मार्केट में जाइए, अगर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाइए, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नीड्स हमारी फुलफिल होती हैं और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट को फर्दर फिर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों किसके टाइप्स हैं? कैपिटल मार्केट के। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको लर्न करिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट के जब 2 टाइप्स पूछे जाएंगे तो मनी और कैपिटल बताने हैं आपको। जब कैपिटल के टाइप्स पूछे जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी बताने हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दोनों किसके टाइप्स हैं? कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां हम शॉर्ट टर्म फंड्स के नीड्स के लिए जाते हैं। अगर किसी भी बिजनेस फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म टाइम, थोड़े टाइम के लिए कुछ फंड्स चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? मनी मार्केट में। इट डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स। मनी मार्केट किस में डील करती है? मॉनेटरी एसेट्स में, जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर हो। कौन कौन से हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स? या तो आप ले सकते हैं ट्रेजरी बिल्स, या कमर्शियल पेपर, या कॉल मनी, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ना। ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम मनी मार्केट में इंक्लूड करते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कहाँ जाओगे लेने इन्हें? तो कौन कौन से हैं इसके पार्टिसिपेंट्स? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना। ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट। नाउ स्टूडेंट्स, मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी आपने पढ़े थे, अब इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। कॉल मनी क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या हैं, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, और कमर्शियल बिल क्या होता है। सबसे पहले आपको इनके नेम्स याद होने चाहिए। सबसे पहले किसका नाम याद करना है? कॉल मनी। ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का। स्टूडेंट्स, अगर केस स्टडी आती है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो पहचानना है। तो जब तक आपको ये 5 अच्छे से नाम याद नहीं होंगे और इन 5 में क्या क्या है
ये याद नहीं होगा तो आप केस स्टडी पढ़ के कैसे पहचानोगे कि मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है ये केस स्टडी। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। क्या होता है कॉल मनी? ये अभी आपको पता है ये सब 1 साल के अंदर अंदर के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो हम वापस करते हैं जैसे ही उसकी वापस डिमांड आती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 1 डे to 15 डेज। मतलब आज अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से कॉल मनी ली है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर वापस करनी होती है। अगर आपने खुद वापस नहीं करी, जिस बैंक से आपने लिया उस बैंक से डिमांड आ गई तो आपको हाथ के हाथ वापस करनी पड़ेगी। तो इट इज़ ए मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन। मतलब अगर एक कमर्शियल बैंक को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लोन चाहिए तो दूसरे कमर्शियल बैंक से कॉल मनी ले सकता है। द डे टू डे सरप्लस फंड्स मोस्टली ऑफ बैंक्स आर यूजली ट्रेडेड एज कॉल मनी, है ना, कि जो डे टू डे सरप्लस फंड्स होते हैं तो वो आप दूसरे बैंक को एज अ लोन दे सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। द इंटरेस्ट रेट पेड फॉर कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। और एक बैंक मान लीजिए 1 दिन या 2 दिन के लिए दूसरे बैंक से अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसे कॉल रेट कहते हैं। ठीक है। सेकंड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। तो स्टूडेंट्स कॉल मनी याद हो गया आपको। कॉल मनी में क्या है? मैच्योरिटी पीरियड 1 डे to 15 डेज। कई बार केस स्टडी में पूछ लेते हैं कि मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस केस स्टडी में जो डिस्कस हो रहा है वो बताइए। अभी पार्ट में पूछ लेंगे उसका मैच्योरिटी पीरियड कितने टाइम का होता है ये बताइए। तो आपको याद रखना है कि कॉल मनी अगर है उस केस स्टडी का आंसर तो मैच्योरिटी पीरियड में लिखेंगे 1 डे to 15 डेज। देन ओनली वी गेट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड वन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेजरी बिल्स। ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। किसके बिहाफ पे? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स होती है अगर हमारी सरकार को तो वो आरबीआई से क्या लेती है? ट्रेजरी बिल। दीज आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन ले रही है सरकार आरबीआई से और 1 साल के अंदर अंदर वो उस लोन को वापस कर देती है। तो ये दीज आर सोल्ड टू द बैंक्स एंड द पब्लिक। तो जो आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है तो ये बैंक को भी दे सकता है और जनरल पब्लिक भी ले सकती है। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है वही ट्रांसफ़र हो सकता है, ये जनरल पब्लिक में कोई भी से परचेज सेल कर सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है ये। तो ये भी आपका क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। नाउ थर्ड वन इज कमर्शियल पेपर। स्टूडेंट्स कॉल मनी आपको याद है, उसका मैच्योरिटी पीरियड याद है 1 डे to 15 डेज। अभी जो थर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, इसका मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज to 1 ईयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं उसका आंसर कमर्शियल पेपर है और अगर पूछ रहे हैं मैच्योरिटी पीरियड तो आप लिखेंगे 15 डेज to 1 ईयर। अच्छा कमर्शियल पेपर होता क्या है? ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बदले में आप कुछ गिरवी नहीं रखते और ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है जो बिग बिजनेस फर्म्स लेती हैं जिनकी एक्सीलेंट क्रेडिट रेटिंग्स हैं। मतलब जो फेमस है कि ये अगर ले रही हैं क्रेडिट तो ये टाइम पे विद इंटरेस्ट प्रॉपर वापस कर देती हैं। अच्छी गुडविल है इन बिजनेस, बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स की मार्केट में, तो इन्हें ईजिली क्रेडिट भी मिल जाता है। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज to 1 ईयर और ये एक सोर्स है शॉर्ट टर्म फंड का। जिस समय मान लीजिए बिग बिजनेस फर्म का कुछ सीजन चल रहा है ना, बिग बिजनेस फर्म्स का अगर मान लीजिए सीजन चल रहा है, दिवाली सीजन है, उन्हें इस समय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹5 लाख और उसके मल्टीपल्स में ले सकते हैं कमर्शियल पेपर के थ्रू। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स या फिर कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं।
against the money that is deposited. The period of these deposits ranges between 91 days to 1 year. ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये अवेलेबल होता है फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख और उसके मल्टीपल्स में. ये सुटेबल होता है व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड ऑफ फॉर क्रेडिट इज हाई. जब हमें ये लगता है कि हमारी जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में वो कम हो रही हैं आजकल और डिमांड जो है क्रेडिट की बहुत ज़्यादा है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये शॉर्ट टर्म मतलब 91 डेज टू 1 ईयर के लिए क्या ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन. नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बिल और ट्रेड बिल. इट इज ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म. क्रेडिट सेल्स मतलब पता है, आपने सामान बेच दिया, पैसा अभी आया नहीं है. ट्रेड बिल इज इशूड बाय द सेलर. आपने क्या कर दिया, ट्रेड बिल इशू कर दिया बायर को फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर्ड बाय हिम. जो आपने गुड्स बेचे हैं उसकी जितनी वैल्यू है उतना. दीज बिल्स आर ऑफ 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज मैच्योरिटी. तो इतने टाइम में आपको क्या करना है, वापस करना है पैसा जो आपने गुड्स खरीदे हैं उसका पैसा आपको पे करना है. तो आपको पास क्या आ गया, ट्रेड बिल, कि उसमें सब लिखा हुआ है कि आप इतने दिन में ये पैसा इन गुड्स का पे कर देंगे. तो ट्रेड बिल ये कौन डिस्काउंट करता है, बैंक्स, और जब ये एक्सेप्ट कर देते हैं कमर्शियल बैंक तो इसे कमर्शियल बिल कहते हैं. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. मनी मार्केट फर्स्ट टाइप था जो कि हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है. अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट हमारे लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है. तो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. The maturity period of these securities are more than 1 year. Joint stock companies, stock exchange, development banks, commercial banks, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब हमारी कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं. वेल इस्टेब्लिश्ड कैपिटल मार्केट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिवेंचर्स अगर हमें लेने हैं या हमें परचेज या सेल करने हैं तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे. और ये 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. अब आपने दोनों समझे, मनी मार्केट भी समझा और कैपिटल मार्केट भी समझा. अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है. स्टूडेंट्स ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. और कई बार इसके जो बेसिस हैं ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि आपको इन्हीं बेसिस पर ही डिफरेंस बताना है. तो सबसे पहला डिफरेंस का बेसिस है इंस्ट्रूमेंट्स. अभी आपने पढ़े थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, याद हैं आपको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स मतलब कमर्शियल बिल्स, ये सब क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अभी आपको बताए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का मीनिंग आपको याद हो गया. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, हम मनी मार्केट में पढ़े थे, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स. और कैपिटल मार्केट में अभी हमने पढ़े पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स. अच्छा, ड्यूरेशन बताइए स्टूडेंट्स. मनी मार्केट की ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल मतलब अप टू 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट की मोर देन 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. अच्छा, अब ये बताइए रिटर्न, मनी मार्केट में रिटर्न कैसा है और कैपिटल मार्केट में रिटर्न कैसा है. मनी मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए, तो नेचुरली अगर आप रिटर्न देखें, है ना, मतलब अगर हम कोई लोन दे रहे हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो भी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, तो बहुत थोड़ा सा है, तो लेस रिटर्न है ना. तो इसमें लेस रिटर्न है तो साथ में रिस्क भी तो कम है कि आपका पैसा थोड़ी ही देर आपसे दूर रहा फिर वापस आ गया. तो जब तक पैसा हमारे से दूर रहता है तब तक रिस्क बना रहता है. तो कैपिटल मार्केट में बहुत टाइम पीरियड के लिए हमारा पैसा हमसे दूर जा रहा है
तो रिस्क ज़्यादा है, बट उसके बदले में रिटर्न भी तो ज़्यादा है। इतने टाइम पीरियड के लिए विद इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है हमें पैसा वापस, तो इतना कमा भी तो लिया हमने उस पैसे से। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अगर हम प्राइस की बात करें तो मनी मार्केट में डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, और अगर हम कैपिटल मार्केट में प्राइस की बात करें तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना आजकल मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, हम कहते हैं बूम, डिप्रेशन, ये पीरियड फेस पड़े थे हमने स्टॉक मार्केट के। तो ये सब जो कंडीशंस है इससे हमारे शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू अप डाउन होती रहती है। तो डिमांड और सप्लाई ये दो फोर्सेस हैं जिससे प्राइस डिसाइड होता है कैपिटल मार्केट में। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। स्टूडेंट्स, जहाँ से हम शेयर्स या डिबेंचर्स ले रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है शेयर्स डिबेंचर्स, तो वो कंपनी क्या हो गई? हमारी प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। वो किस में डील कर रही है? न्यू सिक्योरिटीज जो फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं। कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ी, कंपनी ने शेयर्स इशू करे या डिबेंचर्स इशू करे फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो कंपनी क्या हो गई? हमारी प्राइमरी मार्केट। हम वहाँ से उनके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो एसेंशियल फंक्शन क्या है प्राइमरी मार्केट का? टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रीन्योर्स, टू इस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइजेज। या तो उन्हें अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना है या आगे एक्सपेंड करना है, उसके लिए उन्हें फंड्स की जरूरत है, तो वो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टर्स कौन है इस मार्केट में? या तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरेंस कंपनीज और या फिर म्यूचुअल फंड्स और या फिर इंडिविजुअल्स। कंपनी रेस करती है कैपिटल प्राइमरी मार्केट में कैसे? या तो शेयर्स इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, या फिर वो लोन ले सकती है। फंड्स जो रेज होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या फिर कोई नई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, वैरायटी बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, या फिर आप टेक ओवर कर रहे हैं किसी एक और फर्म को, या मर्ज हो रहे हैं किसी और फर्म के साथ। ये हो सकते हैं इसके प्राइमरी मार्केट के सेटिंग अप के रीजंस, क्यों फंड चाहिए उन्हें। अब प्राइमरी मार्केट जब न्यू इशू करती है तो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे वो न्यू इशू कर सकती है? सबसे पहले ऑफर वो करती है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन है पब्लिक के लिए कि हमारे कंपनी के शेयर्स आप परचेज करिए। तो पहला मेथड क्या है? ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। ये लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का कि मेथड्स बताइए। तो सबसे पहला मेथड आप क्या लिखेंगे? ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्लास 11th में आपने पढ़ा था प्रॉस्पेक्टस क्या है। जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए हम प्रॉस्पेक्टस बनवाते हैं। A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazines. The content of the prospectus must be in accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI and Investor Protection Guidelines. The issues may be underwritten and must be listed on at least one stock exchange. दूसरा मेथड क्या है? कैसे हम शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं? ऑफर फॉर सेल। ये नेक्स्ट मेथड है जिससे कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, डायरेक्टली पब्लिक को ना करके। ये क्या करती है? ऑफर फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन। बीच में हम किसको ले आए? इशूइंग हाउसेस को या स्टॉक ब्रोकर्स को, कि आप हमारी कंपनी के शेयर सेल करवा दीजिए। In this case, company sells securities to an agreed price to brokers. उन्होंने brokers को एक agreed price पे अपने securities सेल कर दी और आपको ये हमारी जो securities है ये आगे public को बेचनी है। और इसके
इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक, और वो जो ब्रोकर है वो पब्लिक को दोबारा उन सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। तो ये नेक्स्ट मेथड है ऑफर फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएरीज। थर्ड मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी अलॉटमेंट कर देती है सिक्योरिटीज़ का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और इससे हेल्प मिलती है कि जल्दी जल्दी उनके सारे सिक्योरिटीज सेल हो जाते हैं। Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford a public issue and choose to use private placement. कई बार बहुत खर्चा हो जाता है पब्लिक इशू करने में, प्रॉस्पेक्टस वगैरह प्रिंट करवाना और सब खर्चे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के, तो कई कंपनी ये सब खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने शेयर सिक्योरिटी सेल करवाती है। कैसे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और वो आगे सेल कर देते हैं उनके सिक्योरिटीज। फोर्थ वन इज राइट्स इशू। ये एक प्रिविलेज है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं कि पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको अगर खरीदने हमारे, तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो जो भी कंपनी की टर्म्स कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशो, टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। जितने जितने शेयर्स जिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है उस रेशो में नए शेयर्स भी हम आपको सेल कर देते हैं। तो ये भी एक मेथड है न्यू इशू सिक्योरिटीज का करने का, राइट्स इशू कहते हैं इसे। नेक्स्ट वन इज EIPO। इसकी फुल फॉर्म है, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे हमने पढ़ा था ना ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, बिल्कुल सेम वही है ये, बस इसमें ई आगे लग गया, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, कि अब ऑनलाइन हम परचेज सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। तो कंपनी प्रपोज करती है टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट होते हैं इसके लिए, और वो आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो कंपनी के इशूअर हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। तो इशूअर कंपनी कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज़ ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज। The lead manager coordinates all the activities among intermediaries connected with the issue. तो अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स हैं आप उनके पास जाएंगे और वो ऑनलाइन ही आपके शेयर्स आपको परचेज करवा देंगे। तो इस मेथड को कहते हैं EIPO, इलेक्ट्रॉनिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दीज आर द 5 मेथड्स जिससे प्राइमरी मार्केट में हम न्यू शेयर्स इशू कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट का हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर हम अपनी एग्जिस्टिंग इशूड जो शेयर्स डिबेंचर्स हैं उनको परचेज या सेल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ये वो मार्केट है जहां पर हम परचेज सेल करते हैं किनका, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का, मतलब जो ऑलरेडी इशूड है, कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, कोई और खरीद चुका है, अब उसे कैश की जरूरत है, वो कहाँ जाए, कंपनी तो वापस लेगी नहीं, तो वो जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां जाके वो अपने शेयर्स को डिबेंचर्स को सेल करके कैश ले सकता है। तो इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्ट मतलब जो पैसा लगा हुआ है हमारी सिक्योरिटीज में उसको निकालना, कैश की जरूरत है हमें, डिसइन्वेस्ट। एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। और अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम मुझे इन्वेस्ट करना है बट इस समय कोई कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं, तब भी मैं सेकेंडरी मार्केट में जा सकती हूँ जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है उन्हें परचेज करने। It also provides liquidity and marketability to existing securities.
तो सेकेंडरी मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, लिक्विडिटी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को, है ना। अगर हमारे पास शेयर्स हैं और कैश की ज़रूरत है तो हम वो शेयर्स सेल करके इस मार्केट में कैश ले सकते हैं। एक तरह से ये हमारे सिक्योरिटीज़ को मार्केट प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड्स towards the most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment. स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट में हम परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर हम परचेज कर रहे हैं इट मीन्स री इन्वेस्ट, अगर हम सेल कर रहे हैं इट मीन्स डिसइन्वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। हमारा जो भी फंड्स हैं, सेविंग्स हैं, उसको हम मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रही है ना, और उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। इस सेकेंडरी मार्केट को, इस स्टॉक मार्केट को, इस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सेबी में कंप्लेन कर सकता है किसी ब्रोकर के खिलाफ। कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, तो आप सेबी में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा कंट्रोल सेबी का है। सेबी की गाइडलाइन, सेबी का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो यहाँ फॉलो होती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड हो रहा है, कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं, सब सेटल्ड करता है सेबी। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट रहते हैं क्योंकि सेबी है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? अभी आपने पढ़ा, समझा। अब इसको हम पॉइंट्स में, अगर आता है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, डिफरेंस लिखना आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें हेडिंग्स भी गिवन होती हैं। अगर एक सेट फर्स्ट में आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस है, तो सेट सेकंड में वो दे देते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का पॉइंट्स वाइज। फर्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटीज ट्रेडेड। अगर आप प्राइमरी मार्केट की बात करें तो देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज। अभी आपको बताया था, जो न्यू कंपनीज हैं या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, वो न्यू इशू कर रही हैं सिक्योरिटीज़ का, सेल कर रही हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, तो वो प्राइमरी मार्केट में आएंगे। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर केवल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ही सेल परचेज होती हैं, है ना। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बाइंग एंड सेलिंग। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। आप प्राइमरी मार्केट में जा रहे हैं, आप शेयर्स केवल परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर्स हैं और आप सेल करने जा रहे हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में दोनों काम हो रहे हैं, बोथ द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कंपनी इन्वॉल्वमेंट। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएरी। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में देखें तो ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज्ड between investors. The company is not involved at all. तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? केवल प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स कभी भी परचेज और सेल कर सकते हैं, कंपनी इन्वॉल्व यहाँ नहीं है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नाउ फोर्थ वन, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी प्रोडक्टिव यूज़ में अपने सरप्लस फंड्स को लगाते हैं, उससे फर्दर इनकम जनरेट करते हैं, तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, फंड्स फ्लो हो रहे हैं, सेवर से इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन को, क्योंकि जो मान लो शेयर्स खरीद रहा है तो उसे विद डिविडेंड उसको पैसा वापस मिलेगा, तो उसके
अगर मान लो आज 10 रुपये का शेयर है, कल उसकी वैल्यू 20 भी हो सकती है, तो उसको पैसा बढ़ के मिलेगा वापस। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रमोट कर रही है प्राइमरी मार्केट। और अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, एनहेंसेस एनकैशेबिलिटी लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट नहीं करती, बट अगर किसी को कैश की ज़रूरत है, वो कैश को कहीं और प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना चाहता है, बट उसके पास इस वक्त शेयर्स हैं, तो वो शेयर सेल करके सेकेंडरी मार्केट में कैश लेके उसे लगा सकता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर हम प्राइस डिटरमाइन करने की बात करें कि प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, तो प्राइमरी मार्केट में कौन डिसाइड करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट। और सेकेंडरी मार्केट में कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। नेक्स्ट इज लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें प्राइमरी मार्केट को लेकर, तो प्राइमरी मार्केट में देयर इज नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, है ना। कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी, जैसे भी करेगी, थ्रू इंटरमीडिएरी या खुद, तो वहाँ से आप शेयर्स परचेज कर सकते हो। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, तो स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे आप जाके कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। तो जोग्राफिकल लोकेशन सेकेंडरी मार्केट में तो स्पेसिफाइड है, पर प्राइमरी मार्केट में नहीं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट अगर शेयर्स इशू नहीं कर रही है, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि हम जब जरूरत हो वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं होता प्राइमरी मार्केट में। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्राइमरी कैपिटल मार्केट के दोनों टाइप्स और उनका डिफरेंस। पहले हमने मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ा था, और आज हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पढ़ा है। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम्स में। ध्यान रखेंगे कि जब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पूछे जाएंगे तो मनी और कैपिटल मार्केट, जब कैपिटल मार्केट के टाइप्स पूछे जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और दोनों के डिफरेंस के पॉइंट्स अलग अलग हैं। ओके, नाउ द ट्रेडिंग प्रोसीजर। अगर आपको सिक्योरिटीज़ सेल या परचेज करनी है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ की, तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ये आपको समझाया था कि सेबी से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हो उन्हीं से आप सिक्योरिटीज़ लें या दें, सेल या परचेज करें। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको सिक्योरिटी परचेज या सेल करनी है, तो सबसे पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर को अप्रोच करना है और उनके साथ एग्रीमेंट होगा आपका। इन्वेस्टर जो है वो साइन करेगा एग्रीमेंट पे, जिसे हम ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट कहते हैं, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तभी आप ऑर्डर पर प्लेस कर सकते हैं परचेज का या सेल का सिक्योरिटीज़ को। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आप वहाँ पर देंगे। सबसे पहले पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, आप इंडियन हैं या एनआरआई, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो किस ब्रोकर के साथ, क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जो आपको क्लोट नंबर मिला है वो भी आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। क्योंकि आप सिक्योरिटीज परचेज या सेल करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक अकाउंट खुल जाएगा, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी आप परचेज या सेल करेंगे उसमें से जो भी मनी क्रेडिट या डेबिट होगी, प्लस या माइनस होगी, तो वो उस अकाउंट में होगी। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया, एक ब्रोकर का सिलेक्शन जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, वो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उसके साथ, और फिर वो आपको रजिस्टर्ड कर देगा
और उसके बाद जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, ऐसे ही इस मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारा अकाउंट खुलता है उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट. डीमैट मीन्स डीमैटीरियलाइजेशन. The investor has to open a demat account or beneficial owner account with a depository participant for holding and transferring securities in the demat form. जो आपकी सिक्योरिटीज आएंगी वैसे दिखेंगी नहीं, पर उसको एंट्री हो जाएगी डीमैट अकाउंट में कि आपने इतने शेयर्स इस डेट में, इस टाइम में इतने रुपीस के खरीदे हैं, है ना. तो वो आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाता है. He must also have a bank account for cash transactions in the securities market. और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है. तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आप साथ ही देंगे. Now, third step is placing an order. सबसे पहले आपने ब्रोकर से एग्रीमेंट किया, फिर अपना डीमैट अकाउंट खोला. अब थर्ड स्टेप है ऑर्डर प्लेस करना. Investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Clear instructions have to be given about the number of shares. आप बताएंगे कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं और प्राइस at which the shares should be bought or sold. The broker will then go ahead with the deal and issue an order confirmation slip to the investor. जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या देता है, स्लिप देता है. इसी तरह से जो आप ब्रोकर से सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपका पूरा डिटेल लेगा कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, क्लियरली बताइए किस प्राइस पे चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी स्लिप आपको वो दे देगा. Match the order is the fourth step. The broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the share and best price available. उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा. When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. ये सब ऑनलाइन हो रहा है. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. जब आपका इन्वेस्टर से उसने पूछ लिया कि कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने प्राइस के, उसके बाद वो जाके ऑनलाइन चेक करेगा, मैच करेगा ऑर्डर को, क्या प्राइस अवेलेबल है, और फिर उसके बाद सारा कुछ ऑर्डर प्लेस कर देगा वो. उसके बाद उसके पास, ब्रोकर के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो गई है. उसकी स्लिप इन्वेस्टर को दे देंगे. Sixth step is issue of contract note. After the trade has been executed, ना उसके बाद 24 घंटे के अंदर within 24 hours, the broker issues a contract note. A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. अब ये contract note क्या है, जिसपे आपका यूनिक ऑर्डर कोड नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका यूनिक ऑर्डर, एक कोड नंबर होता है, वो आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट, द टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लीगली एनफोर्सेबल हो गया है ना, कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप ये स्लिप दिखाकर, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाकर अपना जो भी डिस्प्यूट है उसको, मैटर को सॉल्व कर सकते हैं. ये एक तरह से आपके पास कंफर्मेशन स्लिप आ गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट फॉर शेयर्स बॉट. उसके बाद इन्वेस्टर क्या करेगा, डिलीवर करेगा जो भी शेयर्स उसने सोल्ड करे हैं, या पे करेगा cash for shares bought to the broker. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. This is called the pay in day, है ना, कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया उसके बाद इमीडिएटली आपको पेमेंट करनी होगी ब्रोकर को,
और या फिर ब्रोकर ने जिस दिन पेमेंट करनी है स्टॉक एक्सचेंज में उससे एक दिन पहले आप ब्रोकर को पेमेंट दे देंगे. नाउ द लास्ट स्टेप, सेटलमेंट ऑफ द डील. Cash is paid or securities are delivered to the stock exchange by the broker on pay-in day, which is before the T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day. The settlement cycle is on T+2 day on a rolling settlement basis. On the T+2 day, the stock exchange will deliver the shares or make payment to the other broker. This is called the payout day. The other broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received payment from the exchange. है ना? तो अगर आपने खरीदे हैं तो आपको पेमेंट करनी है, और अगर आपने सोल्ड करे हैं तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से. और ये +2 का मतलब क्या है कि आप जिस दिन आपके पास फाइनल पेमेंट जानी है तो उससे 2 दिन पहले आप देंगे अगर आप खरीद रहे हैं. अगर आप बेच रहे हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट स्टॉक एक्सचेंज से आ जाएगी. तो ये पूरा प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज से किस तरह आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं. The broker will make delivery of shares in Demat form directly to the investor's Demat account. The investor has to give details of his Demat account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficial owner account, मतलब Demat account. जैसे आप बैंक अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्लस माइनस होते हैं, आपने कितने खरीदे कितने बेचे, तो ये डीमेट अकाउंट में आपकी सारे शेयर्स आ जाते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट. अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. स्टॉक एक्सचेंज मीन्स सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज परचेज और सेल होती हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारी एग्जिस्टिंग इशूड सिक्योरिटीज़ को, डेब्ट और इक्विटी को, जहाँ पे हम इनको परचेज और सेल कर सकते हैं. शेयर्स को, डिवेंचर्स को. अगर मान लीजिए किसी को कैश की ज़रूरत है तो वो यहाँ जाएगा, अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा और कैश मिल जाएगा. तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कंपनीज को फाइनेंस रेज करने में, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहता है. क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किससे रजिस्टर्ड है? सेबी से. नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इस चैप्टर 10 में पहले आपने पढ़े थे फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट के. अब आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के. इसमें काफ़ी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी. सबसे पहला फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. देखिए, जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जो कंपनीज फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, शेयर, डिबेंचर्स, वो आ जाते हैं. सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, जो लोगों के पास हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, अगर वो उन्हें इस वक्त नहीं चाहिए, इस वक्त उन्हें कैश की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर. तो स्टॉक एक्सचेंज उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर कैश ले सकते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी. तो क्या मिल गया उनकी सिक्योरिटीज़ को? एक मार्केट मिल गई, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. तो ये सबसे पहला मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का. इससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है कि वो डिसइन्वेस्ट करना चाहें, और फ्रेश इन्वेस्टर्स को भी एक मार्केट मिल जाती है एंटर होने के लिए स्टॉक मार्केट में. सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज अगर है तो हमारी सिक्योरिटीज के प्राइस भी
बढ़ते घटते हैं क्योंकि वहाँ पर डिमांड करने वाले भी आते हैं और सप्लाई करने वाले भी। इट मीन्स कोई परचेज करने आ रहा है सिक्योरिटीज़ को और कोई सेल करने। तो हमारे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ाते और घटाते हैं सिक्योरिटीज़ के। तो शेयर प्राइसेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined. Such valuation provides important information to both buyers and sellers in the market. तो हमारी सिक्योरिटीज़ को प्राइसिंग कब मिलती हैं, जब उनकी डिमांड होती है ना, और जब सप्लाई भी हो। तो डिमांड और सप्लाई ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है ड्यू टू स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो एक मार्केट है जहाँ परचेज भी हो रही है सिक्योरिटीज़ और सेल भी। नाउ थर्ड फंक्शन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज सेबी से रजिस्टर्ड है और अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल करते हैं तो आप जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो सेबी है, उससे रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हैं उनसे ही परचेज या सेल करते हैं। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, सेफ है। तो मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेल रेगुलेटेड एंड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड within the regulatory framework prescribed by SEBI. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. तो आपकी जो भी डील है वो सेफ है, फेयर है। क्यों? क्योंकि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। सेबी कौन? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उनके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन्होंने कह रखा है कि जो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनसे ही आप सिक्योरिटीज़ परचेज करें या सेल करें, उनके थ्रू ही। तो इससे सेफ्टी बनी रहती है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको पहले भी समझाया था जब सेकेंडरी मार्केट में समझाया था कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पर ट्रेड होता है सिक्योरिटीज़ का। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है और री इन्वेस्टमेंट भी। इससे हमारी जो सेविंग्स हैं वो मूव करती हैं, फ्लो करती हैं इकोनॉमी में और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट होती हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हमारे जो सरप्लस फंड्स हैं वो खाली नहीं पड़े, किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लग गए हैं और फर्दर हमें इनकम जनरेट कर दे रहे हैं। और इनकम बढ़ेगी कंट्री की तो क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो contributes to economic growth. Now next function of stock exchange is spreading of equity cult. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो टाइम टू टाइम एजुकेट करता है अपने इन्वेस्टर्स को और उनको बताता रहता है कि किस तरह से आप ऑनलाइन भी परचेज सेल कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या रेट चल रहे हैं आजकल, जो भी मार्केट में जो भी अप डाउन्स हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किस तरह से इस मार्केट में ट्रेड करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्रॉपर गाइड करता रहता है। तो ये भी एक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ तो हैं ही ये, जैसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना, ये एक स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में हमेशा रिस्क बना रहता है कि एकदम से आपके रेट बढ़ भी जाएंगे, आपकी सिक्योरिटीज़ के रेट, और एकदम से घट भी सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तो ये स्कोप भी प्रोवाइड करता है स्पेक्यूलेशन का स्टॉक एक्सचेंज, बट कंट्रोल्ड मैनर में, क्योंकि ऊपर सेबी भी बैठा है एक रेगुलेटरी बॉडी उसे कंट्रोल करने के लिए। तो स्पेक्यूलेशन भी है, मतलब एकदम से अप्स डाउन्स भी होते हैं, बट रेगुलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड मैनर में। दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ स्टूडेंट्स, our next topic in this chapter is SEBI, Securities and Exchange Board of India.
स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है सेबी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज की एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर्स फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह सेबी है जो सब रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही खरीदने चाहिए, है ना। कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेटल करता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इजीली, है ना, कॉन्फिडेंटली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि सेबी है। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि सिक्योरिटी मार्केट का और डेवलपमेंट हो, और तीसरा ऑब्जेक्टिव कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना। दिस मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट और इंडस्ट्री, टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। स्टॉक मार्केट में प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, इसके लिए सेबी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशंस बनाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेबी का। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, particularly individual investors, and to guide and educate them. सेबी टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है इन्वेस्टर्स को, उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। जैसे हम देखते हैं ना बिजनेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसी तरह से इस मार्केट में भी अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे प्रिवेंट करता है सेबी। जैसे उसमें हम पढ़ते हैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी तरह से यहाँ पर सेबी भी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि किस तरह से इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे रोक लगाई जा सके। टू रेगुलेट एंड डेवलप a code of conduct and fair practices by intermediaries. Intermediaries मतलब middleman, agent, जैसे बीच में brokers हैं, merchant bankers हैं, तो इन सब को भी किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है और इन सबको किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, पूरा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनका डेवलपमेंट होता है विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। The functions of SEBI. As you all know, SEBI is a regulatory body of stock exchange. What are the functions of SEBI? We can classify the functions of SEBI into three parts. First one is protective function, second one is development function, and third one is regulatory function. Now, as the name indicates, protective functions मीन्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी सेविंग्स का वो सेफ होगा, तभी वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सेबी है तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हैं, क्योंकि सेबी के फंक्शंस हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस। नंबर वन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रॉडुलेंट and unfair trade practices like making misleading statements. Making misleading statements means झूठ बोलना, है ना। Manipulations. Manipulations means changes कर देना, जिसे हम कहते हैं फ्रॉड या घपला। Price rigging. Price rigging means जैसे मैनिपुलेशंस होते हैं, चेंजेस हम कर देते हैं किसी और के लिए कोई और प्राइस, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ये सब प्राइस रिगिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो इन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है सेबी। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स कि जैसे आपको पता चला कि इस
शेयर की वैल्यू आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो आपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में बेच दिए ये शेयर्स, है ना, आपने जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये क्या हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको कंट्रोल करता है सेबी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। और जो भी ब्रोकर्स वगैरह इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स जो अपनी फंड्स वगैरह सेविंग्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेबी टाइम टू टाइम स्टेप्स लेता है। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशंस ये सब डिसाइड करता है सेबी और प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जिससे वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें इस मार्केट में, तो उसके लिए सेबी ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। नाउ डेवलपमेंट फंक्शंस। ये स्टॉक मार्केट डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें, है ना, तो उसके लिए सेबी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है अपने ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स मतलब इंटरमीडिएरीज। कंडक्ट करता है रिसर्च, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में दोनों आ जाएंगे, सेवर्स भी इन्वेस्टर्स भी। Undertaking measures to develop the capital market by adapting a flexible approach. जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ सेबी डिफरेंट टाइप्स के मेजर्स अडॉप्ट करता रहता है, जिससे ये मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट और डेवलप हो। These are the development functions of SEBI. Now, regulatory functions. Regulatory means control करना। Restrictions जो हम लगाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, ब्रोकर्स का पहले रजिस्टर्ड होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, portfolio exchange, underwriters, merchant bankers, and the business in stock exchange and any other securities market. तो रजिस्ट्रेशन में भी क्या होता है, सब चीज़ें चेक होती हैं, तभी आपकी रजिस्टर्ड होगा ब्रोकर भी, सब ब्रोकर भी, और भी जो प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो उसमें ये रूल बना दिया जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही करें। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। जो कंपनीज क्या करती हैं, टेक ओवर के लिए जैसे बोलियां लगाते हैं, बिड्स वगैरह, तो उस पर भी सेबी कंट्रोल करता है कि आप इस टाइप से नहीं कर सकते। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएरीज। सबके अकाउंट्स वगैरह चेक करना, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम करते रहना, सारे अकाउंट्स चेक करते रहना, जो भी उन्हें लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम लेते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल करता है सेबी इस मार्केट को, जिससे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इन्वेस्ट करें इस मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, प्रोटेक्टिव हो और ये मार्केट और डेवलप हो। तो इसलिए ये सेबी के फंक्शंस हमने पढ़े, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट हो गया है। जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं बस यही हैं आपके सिलेबस में, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं यही लास्ट ईयर भी थे, इस ईयर भी यही है, यही टॉपिक्स आपके चैप्टर 10 में इंक्लूडेड हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।